अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा असलम है। मैं बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार काम करती हूँ। आज हमारी प्रेज़ेंटेशन का टॉपिक हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया मैनेजमेंट है। So first of all, learning objectives. You will be able to understand the risk factors and management of hypoglycemia, management of hyperglycemia that includes diabetic ketoacidosis and smaller hyperglycemic state, and the management of blood sugars during illness. So what is hypoglycemia first of all? So whenever the blood glucose is less than 70 milligram per deciliter, then you will say it hypoglycemia. इसमें इम्प्रूवमेंट और दूसरी चीज़ ये होगी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स हैं विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इन टाइप 1 डायबिटीज़। सबसे पहले क्या है कि प्रायर एपिसोड ऑफ सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया एक दफ़ा या 2 दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका हो तो ये एक रिस्क फैक्टर है, या करंट लो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c लेवल्स हों लाइक लेस देन 6%। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो, पेशेंट को नहीं पता, उसको सिम्टम्स का नहीं पता, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जितनी डायबिटीज़ जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया का बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होती है। एडोलेसेंस जो यंग चिल्ड्रन होते हैं या प्यूबर्टी के एज में होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्री स्कूल एज चिल्ड्रन जिनको दे आर अनएबल टू डिटेक्ट एंड अनएबल टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट्स ऑन देयर ओन। Now the risk factors for hypoglycemia in type 2 diabetes. What are they? They include increased HbA1c, hypoglycemia unawareness, therapy, renal impairment and neuropathy, established cardiovascular disease हो उनको, कोई फीमेल जेंडर हो या एडवांसिंग एज हो, एल्डरली पेशेंट हैं, they don't know how to treat themselves or they have hypoglycemia unawareness. सिवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अगर किसी भी पेशेंट को हो तो इनका रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया का बढ़ जाएगा। पुअर हेल्थ लिटरेसी हो, इनके लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, एंड फूड इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अब इसको हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि लेवल 1, 2 एंड 3 दे आर कॉल्ड माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। सो माइल्ड कब हम कहेंगे कि जब पेशेंट्स की शुगर जो हैं वो बिटवीन 54 to 70 हो, दिस इज कॉल्ड माइल्ड। व्हेन इट इज लेस देन 54 इट इज कॉल्ड मॉडरेट, एंड व्हेन द पेशेंट इज हैविंग ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट या कोई भी इम्पेयरमेंट पेशेंट को आ जाए तो उसको हम सिवियर लेबल करते हैं। नाउ द ऑटोनोमिक सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है, इसकी वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स आते हैं। इसमें स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, पैल्पिटेशंस, पाउंडिंग हार्ट सेंसेशन हो सकती है, ट्रेमर, हंगर, एंग्जाइटी, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, शेकिनेस या डिजीनेस पेशेंट कंप्लेन करेगा, या हेडेक हो सकता है। इसके अलावा स्वेटिंग हो सकती है। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, ये जो है इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डिप्राइव्ड ग्लूकोज डिप्रिवेशन इन द ब्रेन। इसमें अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीलिंग ऑफ लाइट हेडेडनेस, पेशेंट कह सकता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, या डिजीनेस हो रही है, लाइट हेडेडनेस हो रही है। टिंगलिंग अराउंड द माउथ, पेशेंट आपको ये कंप्लेन कर सकता है कि हो रहा है मेरा, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा वेकेंट फीलिंग, यानी कि पेशेंट कहेगा कि मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ एनर्जी या बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, इस तरह ये हो सकता है। इसके अलावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक कंप्लेन होती है पेशेंट बेहोशी के आलम में आ सकता है, ये एक न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम होता है। अब हाउ टू प्रिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कैसे करना है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडिक्वेट सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन आपने इतनी अच्छी करनी है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स मालूम हो और वो खुद अपने घर पे हाइपोग्लाइसीमिया को सही से ट्रीट कर सके। दूसरा ये है कि अप्रोप्रिएट ब्लड ग्लूकोज टारगेट्स उसको आपने बताने हैं कि कितने टारगेट्स होने चाहिए उसके घर में, जब वो शुगर की दवाइयाँ ले रहा है तो क्या टारगेट्स उसको अचीव करने हैं, ये आपने बहुत क्लियरली पेशेंट्स को बताने हैं।
तीसरी चीज़ SMBG, सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज। पेशेंट को बहुत उसको बताना है कि आपने घर पे किस तरह शुगर कंट्रोल करने के लिए अपनी ग्लूकोमीटर से रेगुलरली ब्लड शुगर्स चेक करनी है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट्स हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चौथा प्रोफेशनल सपोर्ट है। प्रोफेशनल सपोर्ट इंक्लूड्स यू एंड मी एंड ऑल द अदर इंक्लूडिंग द डायबिटीज़ एजुकेटर्स, डाइटिशियंस, ये सब प्रोफेशनल सपोर्ट में आते हैं जिनको हमने पेशेंट्स को हमने ये तालीम देनी है, एजुकेट करना है इसके हवाले से। फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इंटेंसिव थेरेपी मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंक्रीज सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपने ये डिसाइड करना है कि किन पेशेंट्स को हमने इतना स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल करना है, और उसके हवाले से ये रिस्क देखना होगा कि किन पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो आपने ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट वे करके देखना है कि हम किस तरह पेशेंट को फ़ायदा दे सकते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं तो व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू यू विथ हाइपोग्लाइसीमिया, immediately ask the patient to eat or drink 15 to 20 grams of fast acting carbohydrates. इस फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आप पेशेंट को कोई भी शुगरी ड्रिंक या कोई फूड विदाउट प्रोटीन और फैट जो है वो आप उसको बोल सकते हैं कि वो ले ले। दैट इंक्लूड्स ग्लूकोज टैबलेट्स या जेल या इजीली अवेलेबल कोई फ्रूट है, जूस है, हनी है, ये सब उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एवरी 15 मिनट्स आपने ब्लड शुगर चेक करनी है अनटिल एंड अनलेस पेशेंट की ब्लड शुगर मोर देन 70 ना हो जाए। जब तक पेशेंट की शुगर मोर देन 70 ना हो तब तक आप ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे एवरी 15 मिनट्स, और जब आप पेशेंट की शुगर 70 से ज़्यादा हो जाएगी देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू हैव अ रेगुलर स्नैक और मील। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि एक तो आपने इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी और इसके बाद मेंटेनेंस को कोई मील या स्नैक दे दिया, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्लड शुगर होगी वो मेंटेन रहेगी। अब ग्लूकागॉन और IV डेक्सट्रोज ऑप्शंस हैं। ये दो ऑप्शंस हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसमें यह है कि पेशेंट अगर ओरली नहीं ले पा रहा, किसी भी वजह से पेशेंट इज़ अनएबल टू टेक ओरली, तो उसमें हम ग्लूकागॉन या IV डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकागॉन जो है वो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसमें 1 ml फॉर अडल्ट होगा और 0.5 ml जो है वो बच्चों में दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को और सिवियर हेडेक हो सकता है। पेशेंट जो है इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है IV डेक्सट्रोज 25% का। इसमें 50 to 100 ml IV हम दे सकते हैं ओवर 4 to 6 मिनट्स, और इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है विद इन मिनट्स। So now we are going to discuss about diabetes ketoacidosis. So diabetic ketoacidosis क्या है? इसमें आपके पास 4 चीज़ें आप याद रखें। इसमें पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज हाई होगी, कीटोन्स होंगे, एसिडोसिस होगा और तीसरा डिहाइड्रेशन होगी। इसमें क्या है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है। यूजुअली डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस जो है वो टाइप 1 में देखा जाता है, बट इट कैन अकर इन टाइप 2 डायबिटीज़ एज वेल। इसमें काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड मसल्स, जिसकी वजह से फैटी एसिड जनरेट होंगे, देन इट लीड्स टू कीटोजेनेसिस एंड कीटोएसिडोसिस। बायोकेमिकल ट्रायड क्या है? इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यूजुअली मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कीटोसिस होगी और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, यानी पीएच जो है वो लेस देन 7.3 होगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? डीके इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग। इसमें ये हो सकता है कि न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज, इट्स ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और इनएडिक्वेट इंसुलिन, कोई भी पेशेंट जो है उसने इंसुलिन छोड़ दी है किसी भी वजह से या इनएडिक्वेट वो ले रहा है, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डीके। पेंक्रेटाइटिस है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या स्ट्रोक, कोई भी इस तरह की कंप्लेन ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायजाइड्स हैं, पेंटामिडीन है, सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं डीके को। Now this is the chart showing the decay development. इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इंसुलिन डिफिशिएंसी है। उसके बाद क्या हो रहा है? अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो लिपोलिसिस हो रहा है सबसे ज़्यादा। इससे फ्री फैटी एसिड जनरेट हो रहे हैं।
फ्री फैटी एसिड जो है वो कीटोजेनेसिस कराएंगे, कीटोएसिडोसिस कराएंगे, कीटोन्यूरिया कराएंगे, एंड दे ऑल्सो लीड टू इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन एंड लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। उसके बाद लिपोलिसिस के साथ साथ ग्लिसरॉल की सिंथेसिस बढ़ रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रहा है, इट ऑल्सो लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो क्या होगा, इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज अपटेक कम हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज यूरिया हो रहा है, फिर ऑस्मोटिक डायलिसिस होगी एंड दैट लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन एंड डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। नेक्स्ट में अर्ली क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे डीके के। तो सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करेगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया हो सकता है, टायर्डनेस है, मसल क्रैम्प्स हैं, फ्लश्ड फेशियल अपीयरेंस हो सकती है। लेटर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को वेट लॉस हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग के साथ आ सकता है, एब्डोमिनल पेन इट्स वेरी कॉमन, डिहाइड्रेशन हो सकती है, एसिड स्मेलिंग ब्रेथ हो सकती है, हाइपोटेंशन शॉक के साथ आ सकता है, पेशेंट हाइड्रेटेड होते हैं तो सारे शॉक के साइंस इसमें मिल सकते हैं, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है, कोमा में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या कराएंगे, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यूरिनरी ग्लूकोज एंड कीटोन्स। कीटोन्स और कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज आपने फॉरन जो है ये करवाने हैं, दीज आर द मोस्ट इमीडिएट टेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट। फिर उसके बाद ब्लड ग्लूकोज, ब्लड गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द ब्लड गैसेस आर नॉट अवेलेबल यू कैन रिलाई ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया क्रेटिनिन एंड WBC। इसके अलावा आप कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे, ब्लड कल्चर सेंड करेंगे, यूरिन कल्चर एंड चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज यूजुअली जो होती है वो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है डीके में। कीटोन्स जो हैं उसमें यूरिन में मॉडरेट टू लार्ज कीटोन्स आ सकते हैं, ब्लड में मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर होता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, हाई ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिया क्रेटिनिन डिहाइड्रेशन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं दैट कुड बी लो या नॉर्मल, सोडियम आपको लो भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है और इन सम केसेस हाई भी मिल सकता है। पोटेशियम जो है वो लो, नॉर्मल, हाई तीनों मिल सकते हैं। बाइकार्बोनेट क्योंकि एसिडोसिस होती है तो वो यूजुअली लो ही होता है, अमूमन जो है 23 से 31 के दरमियान। एनाइन गैप जो है क्योंकि ये हाई एनाइन गैप एसिडोसिस होता है तो इसमें एनाइन गैप आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मोर देन 10 जो है तो इट्स माइल्ड एनाइन गैप, और मोर देन 12 है तो इट्स मॉडरेट टू सिवियर। ब्लड गैसेस आप कराएंगे तो उसमें पीएच आपको मिलेगा लेस देन 7.3। If it is less than 7.3, it is mild, and if it is less than 7, it is severe. Now, talking about the management of DK, तो इसमें 3 important चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले IV fluids, management of acidosis. IV fluids में कोई भी पेशेंट आए तो शॉक के साथ है, आपने नॉर्मल सलाइन उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देना है। 0.9% normal saline 1 to 2 liters to correct hypotension and shock, which is followed by treating the serum potassium and acidosis. अगर mild to moderate है तो उसमें फिर आप 500 milliliter per hour दे सकते हैं 4 hours में, and then 250 ml per hour for 4 hours. सीरम पोटेशियम जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज क्योंकि प्राइमरी केयर सेटिंग में स्पेशली अगर पोटेशियम इनिशियली आपके पास 3.3 मिलीमोल पर लीटर के साथ आ रहा है पेशेंट, तो आपने इनिशियली जो है वो इसको इंसुलिन नहीं देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस द पोटेशियम। अगर 3.3 से 5 तक है पोटेशियम देन यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग द इंसुलिन, but before that you have to replace it is written over here 10 to 40 millimole per liter. और अगर पेशेंट जो है उसका पोटेशियम मोर देन 5.5 है देन यू कैन स्टार्ट द इंसुलिन थेरेपी। पेशेंट अगर रीनल फेलियर के साथ है तो उसमें पोटेशियम जो है वो आपको कॉशियसली देना होगा। अब एसिडोसिस का ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे, यूजुअली एसिडोसिस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं यूज़ करते, इंसुलिन हाइड्रेशन और पोटेशियम की ट्रीटमेंट से ही एसिडोसिस बेहतर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीके की कॉम्प्लिकेशंस की। तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैलीमिया इसमें हो सकता है। अगर इसमें एसिडोसिस इम्प्रूव नहीं हो रहा है
तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर इन्फेक्शंस लाइक टीबी या एचआईवी, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग की वजह से, या इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से। अगर हेडेक या डिक्रीज हो रहा है तो यू मस्ट कंसिडर सेरेब्रल एडीमा एज अ कॉम्प्लिकेशन। एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि हम यूजली इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ डीवीटी। इट इज़ वेरी कॉमन और इसको हमें देखना चाहिए। डीके रिकवरी में क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी? रैपिड इम्प्रूवमेंट हो सकती है इफ़ द मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। आईवी इंसुलिन आपने कंटिन्यू रखना है जब तक कीटोसिस जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा जो है, जब पेशेंट जो है कॉन्शियस है, अलर्ट है, वेक है, उसका ओरल इनटेक आपने उसको इनकरेज करना है। उसके बाद रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है बिफोर डिसकंटिन्यूइंग आईवी इंसुलिन, यानी कि आईवी इंसुलिन आप दे रहे हैं तो बिफोर डिसकंटिन्यूइंग योर आईवी इंसुलिन आप उसकी यूजुअल नॉर्मल डोज ऑफ इंसुलिन उसको ज़रूर देंगे। उसके बाद रिटर्न टू यूजुअल इंसुलिन रेजिमेन, यानी कि उसके बाद आपने उसकी जो नॉर्मल इंसुलिन डोज है उस पर आपको उसको शिफ्ट कर देंगे पेशेंट को। और पोटेशियम अगर लो है तो आप ड्रिंक्स और फूड्स उसको इनकरेज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, दैट इज यूजुअली इट अकर्स इन ओल्डर पीपल एंड इट कैन बी विद और विदाउट हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। इट यूजुअली हैज़ इंसिडियस ऑनसेट, यानी कि इट डेवलप्स ओवर वीक्स। जैसे डीके जो है हमारे पास यूजुअली एक्यूट ऑनसेट होता है, इसका ऑनसेट जो है वो ओवर वीक्स होता है। और इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सिवियर डिहाइड्रेशन एंड हाइपरस्मोलर स्टेट। इसमें डिहाइड्रेशन बहुत मार्क्ड होगी और एज द नेम सजेस्ट के ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ी हुई होगी। कीटोसिस जो है ये प्लस माइनस होता है, कीटोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस एंड कोमा इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। इंसिडेंस जो है इट इज इट हैज़ अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 5 to 20% and it can occur in type 1 diabetes and younger people as well. अच्छा, प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? इसमें यह है कि अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन है, अर्ली रिकग्निशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, maintain adequate hydration. Hydration is very important step in HHS. And assess and recognize the declining mental status. Monitor glycemia post major medical event. की फीचर्स क्या हो सकते हैं इसमें? ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया बहुत मार्क्ड होता है, मोर देन 600 में ब्लड शुगर्स होंगी, हाइपरस्मोलैरिटी होगी, एब्सेंस ऑफ सिवियर कीटोसिस एंड ऑल्टर्ड मेंटल अवेयरनेस। ये 4 की फीचर्स हैं एचएचएस के। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अगेन इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। न्यू डायग्नोसिस, टाइप 2 की न्यू डायग्नोसिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। Discontinuation or inadequate insulin, pancreatitis, myocardial infarction, stroke, or again the medications. Signs वही होंगे, polyuria, polydyspepsia, polyphagia, altered mental status हो सकता है, profound dehydration हो सकती है। Now the biochemical findings क्या हो सकती हैं इसमें? blood glucose, as I earlier told you कि blood glucose जो है वो more than 600 होगी। कीटोन्स जो हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं और कैन बी पॉजिटिव। ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, सोडियम रेस हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज इम्पेयर्ड हो सकती है, यूरिया क्रेटिनिन इम्पेयर्ड हो सकते हैं। एनाइन गैप जो है वो वेरिएबल होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन इंक्रीज एनाइन गैप इन एचएचएस। ब्लड गैसेस यूजुअली मोर देन 7.3 जो है वो पीएच मोर देन 7.3 होगी। इसमें the most important point for the treatment of HHS is rehydration. ठीक है, नॉर्मल सलाइन आपने 1 hour per hour इनिशियली देना है एंड देन कंसिडर हाफ। अगर सोडियम जो है वो इंक्रीज्ड है, हाइपर नेट्रीमिया है, तो आप हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सलाइन को कंसिडर करेंगे इनिशियली। पोटेशियम जो है, अगर हाइपोकैलेमिक है पेशेंट और रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड नहीं है तो आप पोटेशियम बिफोर स्टार्टिंग इंसुलिन वो स्टार्ट करेंगे। एज सुन एज यू रिहाइड्रेट द पेशेंट की शुगर्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, स्मोलैरिटी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। देन उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि इंसुलिन आपने देनी है। उसमें 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के लिहाज से आप इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ग्लूकोज, बीपी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन,
आर्ली आपने मॉनिटर करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स टू आर्ली, और टर्ची केयर सेटअप में है पेशेंट तो कार्डियक और सीवीपी मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, वॉमिटिंग, एस्पिरेशन, निमोनिया और सेरेब्रल एडीमा, ये कॉम्प्लिकेशंस एचएचएस में हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजिंग डायबिटीज़ ड्यूरिंग इलनेस। डायबिटीज़ और इलनेस में पीपल विद एडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल नॉट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है कि पेशेंट का डायबिटिक कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स का पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल हो, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो, उनमें इन्फेक्शन के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि एक तो इम्यूनिटी उनकी डिक्रीज होती है, दूसरा ये है कि परसिस्टेंट ग्लाइकोसूरिया और डिहाइड्रेशन की वजह से इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस क्या होगा? इन्फेक्शियस अगर इलनेस है तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन है, कॉर्टिसोल है, कैटेकोलामाइंस हैं, ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे और देन दे लीड टू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। दे ऑल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया अगर किसी पेशेंट में हो रहा है उसमें क्या होगा कि पुअर गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट होगा, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ जाएगा। और माइल्डर इलनेस है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें इन्फेक्शन इलनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जो है इसका इम्पैक्ट होगा। इलनेस के दौरान आपने ग्लूकोज को कैसे मॉनिटर और मैनेज करना है, ठीक है। अब पेशेंट्स को आपने ये गाइड करना है कि इंसुलिन जो है इट मस्ट बी टेकन इवन इफ फूड नॉट टेकन और वॉमिटिंग, यानी कि पेशेंट अगर खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है तो आपने पेशेंट को बोलना है कि इंसुलिन ले, बट बिफोर दैट यू पेशेंट शुड चेक हिज और हर ब्लड ग्लूकोज। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो उसको इनकरेज करेंगे कि जब भी पेशेंट वॉमिटिंग, डायरिया के साथ है तो उसको इनकरेज करें कि फ्लूइड इनटेक अपना एडिक्वेट रखे। प्लस जो है उसकी अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़रूर ले टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। उसको पेशेंट को एजुकेशन और रिटन गाइडलाइंस आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दैट सिचुएशन कि ड्यूरिंग इलनेस जो है वो अपनी ग्लूकोज को कैसे मॉनिटर और कैसे मैनेज करेगा। अब इसमें आपने जनरल मैनेजमेंट क्या होगी कि आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ इलनेस। पेशेंट अगर इन्फेक्शन के साथ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करें, डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करें, सिम्टम्स को ट्रीट करें, लाइक फीवर है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं पेशेंट को, एडिक्वेट फ्लूइड्स इनकरेज करें, और इसमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है फ्रीक्वेंटली होगी। ड्यूरिंग इलनेस आस्क द पेशेंट टू चेक हिज और हर ब्लड ग्लूकोज फ्रीक्वेंटली। चेक यूरिन फॉर कीटोन्स, अगर आपको डीके सस्पेक्ट कर रहे हैं आप पेशेंट को तो यूरिन कीटोन्स लाजमी चेक करें, और ब्लड कीटोन्स अगर आपकी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है ब्लड कीटोन्स तो ज़रूर चेक करवाएं। इंसुलिन मैनेजमेंट यही है कि आपने पेशेंट को कहना है कि इंसुलिन आप नहीं स्टॉप करेंगे, स्पेशली जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं उनको आप नहीं रोकेंगे। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यानी रेगुलर इंसुलिन है उसमें आप जो है अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज जो उनकी आ रही है उसको एडवाइस करेंगे कि इतनी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज मे नीड शॉर्ट टर्म इंसुलिन ट्रीटमेंट इफ इलनेस इज सिवियर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज का है और वो ओरल मेडिकेशंस पे है तो ड्यूरिंग इलनेस ही मे नीड इंसुलिन ट्रीटमेंट, क्योंकि ड्यूरिंग इलनेस उसको हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होगी तो उसको कवर अप करने के लिए अपनी इंसुलिन की ट्रीटमेंट उसको फॉर द टाइम बीइंग देनी पड़ेगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू डेवलप क्लियर प्लान्स फॉर द सिक डेज। उसमें पेशेंट को आपने ये ज़रूर बोलना है कि ही और शी हैज़ टू कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज सून एज पॉसिबल, और इसमें पेशेंट को एजुकेट करना है टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द इंसुलिन ट्रीटमेंट, यूज़ ऑफ सप्लीमेंटल इंसुलिन बेस्ड ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसके बाद फ्लूइड रिप्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि आपने हाइड्रेशन पेशेंट की अच्छी रखनी है, और मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज एंड कीटोन्स। So the key, look for hypoglycemia and hyperglycemia in every unconscious patient. कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस के साथ आए आपने उसका ब्लड शुगर ज़रूर मॉनिटर करना है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में तो नहीं है, और पेशेंट को रिटन मैनेजमेंट एक्शन प्लान ज़रूर दें फॉर देयर ट्रीटमेंट, फॉर द हाइपोग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट एंड फॉर द सिक डेज, एंड रेफर द पेशेंट इमीडिएटली टू सेकेंडरी केयर आफ्टर इनिशियल रिसिसिटेशन। जैसे ही पेशेंट आपके पास आया इनिशियल रिसिसिटेट करने के बाद आप उसको लाजमी सेकेंडरी केयर रेफर कर दें फॉर फर्दर मैनेजमेंट।
So this is all about this presentation. Thank you for your patience.